गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अकाउंट पार्ट 1 में पार्ट 5 साझेदार का प्रवेश ये चैप्टर हम सीख रहे हैं और इस चैप्टर में अलग अलग आपने 3 वीडियो देख लिया है, 4 वीडियो आपका पूरा हो चुका है। उन चारों वीडियो में आपने क्या क्या देखा था? तो सबसे पहले वीडियो में साझेदार के प्रवेश की प्रस्तावना और साझेदार को पीढ़ी में प्रवेश देने का कारण, थियरी का टॉपिक था। दूसरे वीडियो में साझेदार को प्रवेश देने के बाद की असर, वो भी थियरी का टॉपिक था। तीसरे वीडियो में प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण स्टेप्स, सबसे महत्वपूर्ण, उस वीडियो की मैं अभी चर्चा भी करूंगा और हो सकेगा कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको उस दिन का इमेज दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है, जिसकी सहायता से अभी से आप 8 में से 2 मार्क्स लाने के कैपेबल हो सकते हो। अभी तक आपने पार्ट शुरू भी नहीं किया, लेकिन 8 में से 2 मार्क्स आपका पक्का, तो इसलिए उसका चर्चा करना एक बार जरूरी है कि प्रश्न को हल करने के 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स, जो हर सवाल हर उदाहरण में सबसे पहले वही काम करना। 3 क्या, उसके नीचे अगर वो साझेदार का पूंजी का भी समावेश कर लिया जाए तो 4 महत्वपूर्ण स्टेप जो डेली बेसिस यानी रोज आएंगे आपके लिए। उसके बाद मैंने आपको उदाहरण नंबर 18 करवाया था, जो सिंपल यानी ख्याति के असर के बिना, उसमें ख्याति संबंधित कोई असर नहीं थी, पार्ट 4 से संबंधित ही सभी तरह के असर थी, बस साझेदार जो पूंजी लेकर आएगा वो जुड़ा हुआ था, वो मैंने आपको करवाया था। और आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ख्याति संबंधित हिसाबी असरे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि नया साझेदार ख्याति क्यों लाता है और उसको पुराने साझेदार बांट लेते हैं, कौन से प्रमाण में बांट लेते हैं, इन सब की चर्चा, उसका रोजनामचा क्या होता है यानी हिसाबी असर उसकी क्या होती है, त्याग के प्रमाण में बांटते हैं तो त्याग का प्रमाण कब निकालना है, कैसे निकालना है, उन सब की चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो तीसरे वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण 4 स्टेप्स या 3 स्टेप बताया था, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप था कि पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि 4 कंपलसरी खाते रोज ही आपको बनाना है। कभी अगर चालू खाता आपको पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में दिखाई दिया या संपत्ति लेना में, तो आपको एक छोटा सा तब चालू खाता भी बनाना पड़ेगा और तब पूंजी खाता छोटा सा बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल चालू खाते की बात नहीं करते, तो 4 कंपलसरी खाते बनाने पड़ेंगे। आधे पेज का पुनः मूल्यांकन खाता, आधे पेज का साझेदारों का पूंजी खाता, 6 से 8 लाइन का दूसरे पेज पर रोकड़ खाता और 15 से 20 लाइन का नई पक्की तलपट। प्रश्न में आपको क्या क्या दिया होगा? तो प्रश्न में आपको पिछले वर्ष का पक्की तलपट और कुछ समायोजन दिए होंगे। दोस्तों, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और बार बार आपके लिए प्रश्न ना हो कि कितना जगह छोड़ना है। और जो भी नियम है, पहले हम थियरी के टॉपिक और नियम पढ़ ले, क्योंकि सवाल सीखने के बाद हम नियम सीखे वो उचित नहीं होगा। नियम पहले सीखना चाहिए, थियरी पहले सीखना चाहिए और फिर हम सवाल सीखेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। आपको पहले से पता होगा हाँ ऐसा सर ने थियरी में समझाया था, और तब आपको थियरी भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम था कि पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे, वो भी देख कर लिखना है। तो कहाँ से देख कर लिखना है? तो पूंजी खाते की जो शेष है वो पूंजी खाते के पूंजी दायित्व में दिया होगा और जो रोकड़ खाता का शेष है वो संपत्ति लेना में दिया होगा। तो पक्की तलपट जो आपको पहले से दिया है उसके पूंजी दायित्व में से पूंजी के शेष लिख देंगे और संपत्ति लेना में से रोकड़ की शेष को हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप, पूंजी दायित्व में कोई भी अनामत या एकत्रित लाभ दिखाई देगा तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते के या चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। तो अनामत क्या क्या हो सकता है? तो वो अनामत सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, अनामत फंड या लाभ हानि खाते की जमा बाकी लिखा होना जरूरी नहीं है, पूंजी दायित्व में दिया है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो जमा बाकी। इन जो 4-5 अनामत, इनमें से कोई भी दिखाई दे या सब दिखाई दे तो उन सबको आपको क्या करना है? पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटकर साझेदारों के पूंजी खाते के जमा में लिखना। तीसरा स्टेप था कि संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम आपको ढूंढना है: ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि खाते की उधार शेष।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि खाते की उधार शेष, इन तीनों में से आपको कोई भी दिखाई दे तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करके, उसे अपलिखित करना कहते हैं, खैर वो बांटना ही होता है, तो उसे अपलिखित करके आप साझेदारों के पूंजी खाते के या चालू खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। क्यों उधार में लिखेंगे? क्योंकि वो संपत्ति साइड पे होता है, उधार साइड पे होता है, और वो जो पूंजी दायित्व वाला है अनामत वगैरह वो जमा साइड पे होता है, इसलिए उसको जमा में लिखेंगे। उसके बाद जब नया साझेदार पेढ़ी में पूंजी लाए तो उसका क्या रोज नामचा होगा? तो अगर वो रोकड़ स्वरूप में पूंजी लाता है, जो सभी सवालों में रोकड़ में ही लाने वाला है पूंजी, सिर्फ एक सवाल में है अपवाद रूप, तो हम बाद में देखेंगे। रोकड़ स्वरूप में पूंजी लाता है तो एक ही रोज नामचा होता है, रोकड़ खाता उधार, नए साझेदार उसका जो भी नाम होगा उसके पूंजी खाते जमा। उसकी एंट्री कैसे करते हैं? तो रोज डेली होगा ये भी पॉइंट, रोकड़ खाते के उधार में जाकर नए साझेदार का नाम और पूंजी खाते के जमा में जाकर रोकड़ लिखकर पहला जो पुराना साझेदार है उसमें डैश, दूसरा पुराना साझेदार में डैश, और तीसरा जो नया साझेदार है उसके खाने में वो रकम लिख देंगे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ए, बी पुराने साझेदार और सी को नया साझेदार लिया था, और सी पूंजी के रूप में अगर 1 लाख लाएगा तो रोकड़ खाते उधार सी के पूंजी खाते का 1 लाख, रोकड़ खाते के उधार में सी के पूंजी खाते लिखेंगे 1 लाख, और पूंजी खाते के जमा में रोकड़ खाता लिखकर ए के खाने में डैश, बी के खाने में डैश और सी के खाने में 1 लाख लिखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस दिन का ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो, और आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ वो, ये दोनों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, याद कर लिया, तो इस चैप्टर में आगे कुछ भी नया नहीं आने वाला है, और आगे मैं कुछ भी नया नियम, बीच बीच में कोई नियम नहीं लाऊंगा, एक साथ ही सभी नियम को आपके सामने ला रहा हूं। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, याद करें, इसको अपने नोटबुक में नोट करें और फिर मुझे भेजें। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ख्याति संबंधित हिसाबी असरे। सबसे पहले नया साझेदार पेढ़ी में ख्याति क्यों लाता है? तो नए साझेदार को पेढ़ी में से भविष्य का जो लाभ होने वाला है, भविष्य में जो लाभ होने वाला है उसमें से उसे हिस्सा मिलने वाला होता है, और वो हिस्सा उसे पुराने साझेदारों से मिलने वाला होता है। उस नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार त्याग कर रहे होते हैं, उसके बदले में नया साझेदार अपने भाग के ख्याति की रकम लेकर आता है, जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। यानी जिन साझेदारों ने उसके लाभ के लिए जितना ज़्यादा त्याग किया है उस प्रमाण में उसके लाई हुई ख्याति को बांट लेते हैं। उन लोगों को भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना उस नए साझेदार से, जिस नए साझेदार की वजह से वो अपने लाभ का त्याग कर रहे हैं उसके पक्ष में, तो उसके बदले वो ख्याति लाता है, जिससे पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। देखिए बुक की भाषा में क्या लिखा हुआ है, नया साझेदार पेढ़ी में से भविष्य में मिलने वाले लाभ के बदले ख्याति रोकड़ या अन्य स्वरूप में लाता है, जिससे पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। नीचे के टॉपिक में लिखा हुआ है। अब उस ख्याति का भी अलग अलग 2 भाग है कि जब वो ख्याति रोकड़ में लाता है तब, और जब वो ख्याति रोकड़ में लाने में असमर्थ हो, किसी और स्वरूप में लाता हो, रोकड़ में लाने में असमर्थ हो। अब के कौन से स्वरूप में लाता है ये नहीं लिखा होगा, रोकड़ में लाने में असमर्थ हो तो बस उसका अलग रोज नामचा, चाहे वो किसी भी स्वरूप में लाए। तो पहले रोकड़ में लाता है तो क्या होगा, तो जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाए तो उसे ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। दोस्तों 1 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपको पूछा जाता है ख्याति का प्रीमियम अर्थात क्या। तो जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाता है तो उसे ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। जब नया साझेदार अपने भाग का या अपने हिस्से की ख्याति की रकम रोकड़ में लाए तो उसे ख्याति का प्रीमियम कहते हैं, जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में, ध्यान रखिएगा, पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं, और जिसकी प्रविष्टि निम्नानुसार है, यानी जिसका रोज नामचा निम्नानुसार है। 2 रोज नामचा होता है। सबसे पहले वो ख्याति की रकम रोकड़ में लाता है, उसका पहला रोज नामचा रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। नया साझेदार ख्याति रोकड़ में लेके आता है तो क्या आता है, धंधे में रोकड़ आता है, आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार, और क्या लाता है तो ख्याति लाता है, और रोकड़ में लाता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ख्याति का प्रीमियम। तो रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, तो रोकड़ खाते उधार, तो रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे और नाम क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम। खत्म नहीं करते ना दोस्तों, वैसे रोकड़ खाते के उधार में जाकर क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम।
और ख्याति के प्रीमियम के जमा में नहीं जाएंगे, क्योंकि ख्याति का प्रीमियम का कोई खाता नहीं होगा आपके पास, और ख्याति का प्रीमियम तो अगले रोजनामचा में भी ऐसे भी कट जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जमा है और उसके अगले रोजनामचा में वो उधार होने वाला है। तो पहला रोजनामचा था रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, असर कहाँ होगी, तो रोकड़ खाते के उधार में जाकर लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। और दूसरा रोजनामचा होगा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का, और सबसे खास बात त्याग के प्रमाण में। तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, तो ख्याति का प्रीमियम का तो कोई खाता नहीं और ऐसे भी वो कट गया, क्योंकि पहले रोजनामचा में ख्याति का प्रीमियम जमा था और दूसरे रोजनामचा में ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, तो दोनों उधार जमा वाले कैंसल। और जमा में क्या है, पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। तो खतौनी कैसे करेंगे, तो पूंजी या चालू खाता, अगर चालू खाता होगा तो चालू खाते में, चालू खाता नहीं है तो पूंजी खाते के जमा में जाकर क्या नाम लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते, और उसे पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में, पुराने प्रमाण में नहीं, त्याग के प्रमाण में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो अगर नया साझेदार ख्याति की रकम रोकड़ में लाए तो दो रोजनामचा होगा, पहला रोजनामचा रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, और दूसरा रोजनामचा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। असर कहाँ कहाँ होगा, तो पहला असर रोकड़ खाते के उधार में होगा, ख्याति का प्रीमियम लिखेंगे, और दूसरा असर पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में होगा, वहां भी ख्याति का प्रीमियम लिखेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक दूसरा, इसी में दूसरा टॉपिक, यदि नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ हो, यदि नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में नए साझेदार या लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार या त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा, वो भी कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। ऐसे अगर इसको शॉर्ट में कहूं तो नया साझेदार का पूंजी खाता उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। उसी बात को थोड़ा लॉन्ग में कहा गया है, क्योंकि वो भी आपको भविष्य में काम आने वाला है, कई की जगह पे ऐसा भी लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी में सी नया साझेदार है और वो ख्याति रोकड़ में लेकर आया, रोकड़ में लाने में असमर्थ है, तो उस समय रोजनामचा होगा नए साझेदार के पूंजी खाते उधार। नया साझेदार कौन है, सी, तो सी के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। पुराने साझेदार कौन है, ए और बी, तो नए साझेदार नहीं सी, तो सी के पूंजी खाते उधार ए के पूंजी खाते का बी के पूंजी खाते का, इस तरह से होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर नया साझेदार ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ हो तो नए साझेदार के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। उसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते उधार और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा। कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया कि जब भी नया साझेदार ख्याति लाए, चाहे वो रोकड़ स्वरूप में लाए या रोकड़ में लाने में असमर्थ हो, दोनों ही परिस्थिति में उसे पुराने साझेदार क्या करेंगे, बांट लेंगे। और कौन से प्रमाण में बांट लेंगे, त्याग के प्रमाण में बांट लेंगे। तो फिर अब अगला प्रश्न क्या आता है आपके मन में, भाई ये त्याग का प्रमाण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपकी बुक में अलग अलग 8 शर्तें दी हुई है, लेकिन आपको 8 शर्त नहीं याद रखना है, सिर्फ 4 शर्त याद रखना है, वो भी 4 शर्त एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले ये 4 शर्त मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो देखिए त्याग कब ज्ञात करना है और कैसे करना है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको त्याग ज्ञात ही नहीं करना पड़ेगा। 4 शर्त में से 2 शर्त तो ऐसी है जिसमें आपको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और 2 शर्त ऐसी है जिसमें आपको त्याग ज्ञात करना पड़ेगा। और अभी आप सिर्फ 5 मिनट और ध्यान देंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला शर्त कि त्याग, मैंने क्या लिखा है हेडिंग, कि त्याग कब ज्ञात करना है और कैसे करना है। तो पहला, जब प्रश्न में सिर्फ पुराना ही प्रमाण दिया हो, ये जो पहला दूसरा है उसमें आपको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो कब जरूरत नहीं है, आप कैसे पहचानोगे कि मुझे जरूरत नहीं है, तो वो पहचान लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब प्रश्न में सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो, सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो, नया प्रमाण न दिया हो, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, पुराना प्रमाण दिया हो, तब पुराना प्रमाण ही क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। यानी जब पुराने साझेदारों का सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो तब वही पुराना प्रमाण उनका क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। त्याग निकालने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन ये लिखा क्यों है मैंने, क्योंकि आपको मालूम तो पड़ना चाहिए कि कब जरूरत है, कब जरूरत नहीं है, जरूरत है तो कैसे जरूरत है। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि जब प्रश्न में सिर्फ पुराना अनुपात दिया हो तब आपको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब प्रश्न में साझेदार अपने भाग में से, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है, अपने भाग में से वर्ड लिखा होगा, अमुक भाग देंगे या त्याग करेंगे ऐसा लिखा होगा।
जब पुराने साझेदार अपने भाग में से या अपने भाग में से अमुक भाग देंगे या त्याग करेंगे, ऐसा लिखा होगा, यानी में से वर्ड लिखा होगा, में से, उसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो भी आपको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। वो जितना भाग देने वाले हैं वही भाग क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। जैसे कि मान लो कि ए अपने भाग में से 1/4 भाग और बी अपने भाग में से 3/4 भाग देगा, तो त्याग का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। ऐसे ए अपने भाग में से 1/4 भाग और बी अपने भाग में से 3/4 भाग सी को देंगे या सी के पक्ष में त्याग करेंगे, लेकिन में से लिखा था, ए अपने भाग में से, बी अपने भाग में से। स्वाध्याय में जब सवाल आएगा तो मैं उस समय आपको याद दिलाऊंगा। और ये जो नियम है उसके बाद अलग से कोई नियम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में से लिखा होगा तो जितना देने वाले हैं वही रकम क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। हाँ, अगर हर बराबर नहीं होगा तो हर बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, नहीं तो वही त्याग कहलाएगा। तीसरा और चौथा, ये जो 2 टॉपिक हैं, इस 2 टॉपिक में आपको त्याग ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो भी एकदम आसान है। तीसरा, जब प्रश्न में पुराना और नया दोनों ही प्रमाण दिया हो, जब प्रश्न में पुराना और नया दोनों प्रमाण दिया हो, तब आपको त्याग कैसे ज्ञात करना है। तो आप पार्ट 4 में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि पुराना भाग भी दिया हो और नया भाग भी दिया हो, तो त्याग का सूत्र आप सीख चुके हो। त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। यहाँ मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, पुराना भाग माइनस नया भाग, थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन आपको दिखाई देगा। तो जब प्रश्न में पुराना और नया दोनों प्रमाण दिया हो तब त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। और चौथा, इसमें भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जब प्रश्न में पुराने साझेदार अपने भाग का वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, जब प्रश्न में पुराने साझेदार अपने भाग का अमुक भाग त्याग करेंगे ऐसा लिखा हो, तब में से लिखा होगा तो आपको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तब वो भाग ही उनका त्याग कहलाएगा। लेकिन जब पुराने साझेदार अपने भाग का अमुक भाग का लिखा हो तब आपको त्याग ज्ञात करना पड़ेगा। का मतलब होता है गुना। जैसे कभी कभी आपको बोलता है ना, आपको 800 का 40%, तो आप कैसे करते हो कैलकुलेटर पे, 800 गुणे 40%। आपको तो उसने गुना नहीं कहा है, आपको तो क्या कहा गया है, 800 का 40%, फिर भी आपको करना पड़ता है ना 800 गुणे 40%। तो का वर्ड एक गुना के लिए उपयोग होता है। तो कैसे निकालेंगे त्याग, जब का लिखा होगा तब त्याग बराबर पुराने साझेदार का पुराना भाग गुणे उसके त्याग का भाग, वो जो का लिख के बाद जो लिखा, जैसे ए अपने भाग का 1/4 भाग, बी अपने भाग का 3/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेंगे। तो का लिखा हुआ है तो ए का जो पुराना भाग होगा वो, जैसे मान लीजिए पहले से 2:3 यानी 2/5 और 3/5 है, तो 2/5 गुणे 1/4, 3/5 गुणे 1/4, इस तरह से वो त्याग निकलेगा। तो त्याग बराबर क्या होगा, पुराने साझेदार का पुराना भाग गुणे त्याग का भाग। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने क्या सीखा, ख्याति संबंधित हिसाबी असरे। उसमें 2 रोजनामचा है सिर्फ, जब वो रोकड़ में लाए तब, और रोकड़ में लाने में असमर्थ हो तो रोकड़ में लाए तो ए और बी 2 रोजनामचा, और रोकड़ में लाने में असमर्थ हो तो 1 रोजनामचा। और जब भी नया साझेदार ख्याति की रकम लाएगा तो उसे कौन बांट लेंगे, तो उसे पुराने साझेदार बांट लेंगे। कौन से प्रमाण में बांट लेंगे, तो त्याग के प्रमाण में बांट लेंगे। त्याग का प्रमाण कब और कैसे निकालना, तो 4 शर्त बताया, जिसमें से 2 शर्त में आपको त्याग का प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं है और 2 शर्त है उसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो जो निकालना पड़ेगा उसकी शर्त, उसका शर्त क्या क्या है और उसका सूत्र क्या है, तो सूत्र अगर पुराना नया दोनों दिया होगा तब आपको निकालना पड़ेगा, और तब सूत्र है त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। और जब का वर्ड लिखा होगा तब आपको निकालना होगा, और तब सूत्र है त्याग बराबर पुराने साझेदार का पुराना भाग गुणे वो जितना त्याग करने वाले हैं वो भाग। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है, ये आज का टॉपिक और इससे एक वीडियो पहले वाला जो टॉपिक था, जो 3 या 4 स्टेप, महत्वपूर्ण 4 स्टेप थे, उन दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। हो सके समय मिले तो 1 से ज़्यादा बार देखिए, याद कीजिए, समझिए और उसको फेयर नोटबुक में लिखिए, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमें कोई नया टॉपिक नहीं सीखना है, कुछ भी याद नहीं करना है। इस पार्ट को हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 4 में पुनः मूल्यांकन खाता, या कल भी मैंने आपको एक पुनः मूल्यांकन खाते का सवाल सिखाया था, तो उसके हिसाब से आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।